Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में जबरदस्त बवाल चल रहा है। प्रदर्शनकारी बिजली बिल पर लगाए गए टैक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई इलाकों में प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। इस हिंसा में एक पुलिस वाले की मौत हो गई, 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हंगामे के बाद पाकिस्तान सरकार ने पाक रेंजर्स को पीओके रवाना किया। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी लगाने की बात चल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 13 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आनन फानन में पीओके के लिए लगभग 23 अरब पाकिस्तानी रुपए का ऐलान करना पड़ा। ये रकम भारतीय रुपए में लगभग 700 करोड़ होगी। पीओके में हिंसा ऐसे समय में हो रही है जब भारत के आम चुनाव में ये मुद्दा छाया हुआ है। 5 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा था कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जमीनी हालात बदले हैं, जिस तरह से क्षेत्र में आर्थिक प्रगति हो रही है और जिस तरह से वहां शांति लौटी है, पीओके के लोग खुद ये मांग करेंगे कि उन्हें भारत में विलय कर लेना चाहिए। फिर 13 मई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले, पीओके भारत का अंग था, है और हमेशा रहेगा। थोड़ी बहुत बातें पीओके पे भी चल रही हैं, वहां कुछ आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं भी हो रही हैं। अब मोदी सरकार जो है, हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहां का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम खत्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। उनसे पहले भी कई दिग्गज मंत्री पीओके को वापस लेने की बात कह चुके हैं। इसको लेकर खूब राजनीतिक घमासान भी होता है। तो आज हम जानेंगे पीओके का पूरा इतिहास क्या है, पीओके में आखिर चल क्या रहा है और क्या पाकिस्तान की पकड़ कमजोर पड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके की। पहले इतिहास समझ लेते हैं। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह दुनिया से रुखसत हुए और उत्तर पश्चिम भारत में सिखों का साम्राज्य सिमटता चला गया। 1845 में पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ, अंग्रेज जीते और 1846 में लाहौर ट्रीटी पर दस्तखत हुए। इसके बाद कश्मीर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, लेकिन अंग्रेज इस पहाड़ी और ठंडे इलाके में अपने कीमती समय और पैसा नहीं खपाना चाहते थे। लिहाजा 75 लाख रुपए लेकर कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका महाराजा गुलाब सिंह के हवाले कर दिया। हालांकि अपने पॉलिटिकल एजेंट्स की मदद से उन्होंने इस इलाके पर बाहर से कंट्रोल बनाए रखा। कट टू 1947। 15 अगस्त को भारत आज़ाद मुल्क बन गया। आज़ादी के साथ विभाजन भी हुआ। पाकिस्तान नाम से नया देश अस्तित्व में आया। उस वक्त भारत 560 से ज़्यादा रियासतों में बटा हुआ था। उन्हें भारत और पाकिस्तान में से चुनने की छूट मिली। अधिकतर ने भारत के साथ विलय का विकल्प चुना, मगर कुछ रियासतों पर बात अटक गई। इनमें कश्मीर भी था। उस समय कश्मीर के राजा महाराजा हरी सिंह थे। उनका कहना था, हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना भारत के, हम एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रहना पसंद करेंगे। भारत चाहता तो था कि कश्मीर उसके साथ आए, लेकिन उसने जबरदस्ती नहीं की। उधर पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे की कसम खाई हुई थी। इसी बाबत सितंबर 1947 में लाहौर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। उस मीटिंग की अध्यक्षता पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान कर रहे थे। मीटिंग का एजेंडा था हरी सिंह को पाकिस्तान में विलय के लिए कैसे राजी किया जाए। उस वक्त तक हरी सिंह पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर चुके थे, भारत से भी करना चाहते थे, लेकिन भारत तैयार नहीं हुआ। हरी सिंह चाहते थे ये इनकी प्रक्रिया किसी तरह उनकी रियासत अलग रहे, भारत पाक किसी में विलय ना हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं था। भारत की तरफ से संयम बरता गया, लेकिन पाकिस्तान हर हाल में कश्मीर चाहता था। इतिहासकार एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। पाकिस्तान की स्थापना के बाद गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत खराब थी। डॉक्टरों ने सलाह दी, साफ हवा के लिए छुट्टियों पर जाइए। जिन्ना की पहली पसंद थी कश्मीर। जिन्ना मान बैठे थे कश्मीर अपना है। उन्होंने कर्नल दौड़ाया, कर्नल कश्मीर गया, लौटा तो साथ में हरी सिंह का जवाब लेकर आया, जिन्ना को कश्मीर में घुसने की इजाज़त नहीं है। इस जवाब से जिन्ना झल्ला उठे। कश्मीर उन्हें अब किसी भी हालत में चाहिए था। लियाकत अली ने मीटिंग में विचार दिया, हमला कर दो, मगर वो विचार खारिज कर दिया गया। फिर लियाकत अली ने अपनी दूसरी चाल चली, कबायलियों को भेजने की। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, लियाकत अली का प्लान था कि कबायली कश्मीर में खूब मारकाट मचाएंगे, जिससे हरी सिंह घबराकर पाकिस्तान से मदद मांगने को मजबूर हो जाएंगे। इस साजिश को नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग।
इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर को हुई। कबायलियों ने सबसे पहले उस पावर हाउस को उड़ाया जो श्रीनगर में बिजली पहुंचाता था। महाराजा हरि सिंह के महल की बिजली गई तो उन्हें भारत की याद आई। भारत ने अब तक कश्मीर में सीधा दखल नहीं दिया था। 24 अक्टूबर की रात महाराजा हरि सिंह अपने महल में थे जब अचानक पूरे श्रीनगर की लाइट चली गई। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि जान खतरे में है। हरि सिंह बहुत प्रेशर में थे क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया गया था। हरि सिंह के प्रतिनिधि गवर्नर को कैद करके वहाँ प्रोविजनल सरकार बना दी गई। महाराजा को लगा कि पाकिस्तान श्रीनगर पर भी कब्जा कर लेगा, इसलिए उन्होंने तुरंत भारत की मदद के लिए खत लिखा। महाराजा से मिलने के लिए वीपी मेनन को भेजा गया। मेनन अपने साथ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को भी लेकर गए। मानेकशॉ तब लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे। मेनन ने महाराजा को सबसे पहले सलाह दी कि वो जम्मू चले जाएं। इसके बाद वो लौटकर दिल्ली आ गए। 26 अक्टूबर को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई जिसमें नेहरू, पटेल और माउंटबेटन शामिल थे। माउंटबेटन ने सलाह दी कि भारत को हरि सिंह के शामिल होने के बाद ही सैन्य हस्तक्षेप करना चाहिए। तय किया गया कि मेनन एक बार दोबारा जाएंगे और विलय पत्र में साइन करवा कर लौटेंगे। मेनन ने वही किया। जब वो दिल्ली लौटे, सरदार पटेल उनका इंतजार कर रहे थे। विलय पत्र देखकर उन्होंने तुरंत डिफेंस कमेटी की मीटिंग बुलाई जिसमें तय ये हुआ कि जम्मू कश्मीर का विलय पत्र स्वीकार किया जाता है। अगले ही दिन भारत ने श्रीनगर के लिए हवाई मार्ग और गुरदासपुर के रास्ते फौज रवाना कर दी। श्रीनगर की आम जनता से भारतीय फौज का कोई झगड़ा नहीं हुआ। बाकायदा सबसे बड़े राजनीतिक गुट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने सेना की मदद की। भारतीय फौज ने न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की बल्कि हमलावरों को पूरे कश्मीर से खदेड़ना शुरू कर दिया। कबायलियों को पीछे हटता देख पाकिस्तान फौज ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। इस तरह युद्ध की शुरुआत हुई। फिर भारत ने आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र में अपील कर दी। यूएन में बहस के बाद एक प्रस्ताव पास हुआ जिसके बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। अप्रैल 1948 में प्रस्ताव संख्या 47 में जनमत संग्रह पर सहमति बनी। कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर पर नियंत्रण का मुद्दा जनमत संग्रह के स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक तरीके से तय होना चाहिए। इसके लिए शर्त तय की गई थी कि कश्मीर में लड़ने के लिए जो पाकिस्तानी नागरिक या कबायली आए थे वे वापस चले जाएं। लेकिन 1950 के दशक में भारत ने कहा कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह कभी नहीं हटी। खैर, 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम लागू हो गया। इस संघर्ष के बाद जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास रहा। इसमें जम्मू, लद्दाख और कश्मीर घाटी शामिल थे। 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास गया। जो हिस्सा पाकिस्तान के पास गया उसको पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर बुलाता है। भारत इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके का नाम देता है। पाकिस्तान ने पीओके में से कुछ हिस्सा चीन को सौंप रखा है। भारत की नीति पूरे पीओके को वापस लेने की है। 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद ने एक प्रस्ताव पास किया था। इसमें कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों पर अवैध कब्जा किया है उसको खाली कर देना चाहिए, मगर पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। उल्टा वो पूरे जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाने की कोशिश करता रहता है। इसके लिए वो आतंकवाद को भी शह देता है। पीओके का स्टेटस क्या है? पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक पीओके उसका प्रांत नहीं है बल्कि वो कश्मीर का मुक्त कराया गया हिस्सा है। पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। उसने पीओके को प्रांत घोषित नहीं किया है। कई मामलों में स्वायत्तता भी मिली है। उनका अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, अपना संविधान भी है, खुद का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। इसके बावजूद पीओके से जुड़े सभी मसलों पर अंतिम फैसला पाक फौज लेती है। पीओके का संविधान पाकिस्तान में विलय की मुखालफत करने वाले लोगों और पार्टियों को काम करने से रोकता है। असेंबली के सदस्यों को पाकिस्तान के प्रति वफादारी की कसम खानी पड़ती है। पीओके पर पाकिस्तान सरकार इनडायरेक्ट कंट्रोल रखती है कश्मीर काउंसिल के जरिए। इस काउंसिल में 14 मेंबर्स हैं। इनकी नियुक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। 14 में से 6 को पाकिस्तान सरकार खुद चुनती है। बाकी के 8 सदस्य पीओके की असेंबली से आते हैं। तो आज पीओके की चर्चा हम कर क्यों रहे हैं? जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, पीओके में महंगाई और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी कर रही है। उनकी 3 मुख्य मांगे हैं। नंबर 1, सरकार आटे की कीमतों में सब्सिडी दे ताकि सस्ते दामों में आटा मिले और गरीबों को आसानी से खाना मिले। नंबर 2, सरकार सस्ते दामों पर बिजली दे। पीओके पाकिस्तान को 3500 मेगावाट बिजली देता है। पीओके को मात्र 400 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बिजली की दर सस्ती होनी चाहिए। नंबर 3, पीओके के एलीट क्लास को जो अतिरिक्त सुविधाएं मिली उन्हें खत्म किया जाए। जेएसी पिछले 11 महीनों से महंगाई के खिलाफ छिटपुट प्रोटेस्ट कर रहा था। 9 मई को उन्होंने राजधानी मुजफ्फराबाद तक मार्च करने का ऐलान किया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए गिरफ्तारियां शुरू की। फिर 11 मई को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प बढ़ी।
इसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई जबकि 90 से अधिक लोग घायल हो गए। 12 मई को जेएसी और पीओके सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे। इसके चलते इस्लामाबाद में हलचल हुई। फौज ने पाक रेंजर्स और फ्रंटियर कोर के जवानों को पीओके रवाना किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डिप्लोमेटिक मोर्चा संभाला। वे किसी तरह प्रदर्शनकारियों को शांत कराना चाहते थे। शुरुआत से उन्होंने कहा कि जेन्युइन मांगों पर विचार किया जाएगा। 13 मई को शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, फिर 700 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। बाद में पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनावरुल हक ने घोषणा की कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगें मान ली हैं। इस वीडियो के शूट होने तक प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे थे। इस मामले से जुड़े अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलते रहेंगे। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। विस्तार से समझने के लिए हमने इंडिया टुडे से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार अशरफ वानी से संपर्क किया। हमने पूछा पीओके में प्रोटेस्ट की असल वजह क्या, क्यों लोग इतने भड़के हुए हैं। तो पूरे पाकिस्तान में ये स्थिति है जहां खाने की जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ी हुई हैं और उसके बाद जो तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, बिजली हो, हर चीज जो है आम लोगों को काफी ज्यादा दामों पे मिल रही है। और उसकी एक और वजह यह भी है कि जो करेंसी वहां की फाल हुई है पिछले 2 साल के दौरान, जब से असमंजस में पाकिस्तान है, डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया बहुत गिरा है। तो जो पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी रुपये वहां पर चलता है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ खास वैल्यू नहीं है, जिससे साफ तौर पर असर जो है वो कीमतों पर पड़ा है। तो वही मुख्य कारण है। और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भी महंगाई ही प्रमुख इस प्रदर्शन का मुद्दा है। और ये जो है पिछले कई महीनों में हल्के हल्के तौर पर और छोटी नवियत पर इस तरह के प्रदर्शन वहां पर हो रहे थे, लेकिन शुक्रवार से इस आंदोलन ने या इस प्रदर्शन ने जो है बड़ा रूप लिया है। उसकी मुख्य वजह यह है कि पाकिस्तान में आम लोगों, सामाजिक संगठनों, वहां के व्यापारी वर्ग और खासतौर से जो वहां पर आम जनता है, उनके जो छोटे छोटे एनजीओ सोसाइटीज हैं, कुछ राजनीतिक दल जो बड़े राजनीतिक दल नहीं हैं, उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। उसके छत्र छाया में जो है ये प्रदर्शन पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पिछले 3 दिन से लगातार हो रहे हैं। और उन्होंने रविवार को एक हिंसक रूप लिया, जिसमें 100 के करीब जो हैं पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए। यहाँ तक कि एक पुलिस अफसर की मौत भी हुई है इन झड़पों में। इस प्रोटेस्ट को जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी लीड कर रही है। इस गुट की कहानी क्या है? जहां तक आप जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, ये एक समूह बना है जिसमें जो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चाहे आम लोग रहते हों, वहां पर जो व्यापारी वर्ग है, जिनकी बाकायदा तौर पर ट्रेड फेडरेशन बनी है अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में, तो वो भी हैं जो हैं इस अवामी एक्शन कमेटी में शामिल हुए हैं। उसके साथ साथ वकील जो हैं वहाँ के, वो भी इसमें शामिल हैं। बार एसोसिएशन जिनको हम आमतौर से कहते हैं अलग अलग इलाकों में, मुजफ्फराबाद की बार एसोसिएशन। तो इस तरह से ये एक बिना किसी पॉलिटिकल नाम के या बिना किसी राजनीतिक नाम के आम लोगों की तरफ से बनाया गया एक फोरम है, जिसके बैनर के तले इन प्रदर्शनों का आह्वान भी हो रहा है और उनका आयोजन और संचालन भी हो रहा है। क्या इस प्रोटेस्ट को पाकिस्तान से आजादी की मांग से जोड़कर देखा जा सकता है? कहां तक जा सकता है प्रोटेस्ट? उन्होंने ओपनली जो है मांग की है भारत सरकार से कि वो जो है भारत सरकार पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान से निजात दिलाकर उन्हें आजादी दिलाए। अभी तो उन्होंने विलय की बात तो नहीं की है, लेकिन आजादी की बात की मांग जो है पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पहले भी उठती थी, लेकिन अब इतने बड़े एक्टिविस्ट जिसका नाम है, उसकी तरफ से ये आवाज खुलेआम आ जाना या ये मांग खुलेआम पर आ जाना, इसने कहीं ना कहीं पाकिस्तानी प्रशासन को काफी चिंतित कर दिया है। क्योंकि हमें इतिहास को देखना होगा। 1970 के दशक में जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तब वहां पर भी इसी तरह की शुरुआत हुई थी। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने आनन फानन में 700 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। ऐसा बहुत कम होता है कि पाकिस्तान सरकार 2 दिनों के अंदर प्रोटेस्टर से समझौता करने की कोशिश करती हो। पाकिस्तान को यहाँ किस बात का डर सता रहा है? पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर यही सता रहा है कि जो एक तरफ पाकिस्तान के भीतर, चाहे पंजाब प्रांत की बात करें, चाहे फिर बलूचिस्तान की बात करें, चाहे फिर सिंध की बात करें, वहां पर पहले ही किसी हद तक जो है
पिछले साल जो साल भर से जो लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था चुनावों में धांधली को लेकर, वहां के इलेक्शन में जो आरोप लग रहे थे धांधली को लेकर, उस पे चल रहे थे, वहां से अगर पाकिस्तानी प्रशासन या सरकार के लिए पाकिस्तानी कब्जे वाली कश्मीर में इस तरह की बड़ी स्तर पर जिसमें जनता जुट जाए, इस तरह की परिस्थिति खड़ी हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत डरावने वाली बात है पाकिस्तानी सरकार के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। क्योंकि एक तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी भारत मान रहा है पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को। तीसरी तरफ ये है कि जो पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है, अभी तक पाकिस्तान ने दुनिया को ये जांचा दिया था कि ये आजाद है, आजाद कश्मीर है, ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर हमारी कोई दखल नहीं चल रहा है। वहाँ का नाम तौर से जो है प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ का होता है, वहाँ पर सदर भी है, प्रेसिडेंट भी है पीओके का। तो लेकिन जब लोग ही विरोध में आ जाएं और सीधे तौर पर खुले तौर पर भारत से मदद मांगने की बात करें, तो वो पाकिस्तान के लिए चिंताजनक है ही। और शायद यही कारण है कि पहले तो कोशिश की थी वहाँ के सदर यानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कि लोगों को समझाया सुझाया जाए, यहाँ तक कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि हम लोगों की मांग मानेंगे जिस मांग पर वो ये विरोध कर रहे हैं। अब ओपनली जो है शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं बचाव में आए हैं और ये पैकेज की घोषणा की है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि ये पैकेज जो है इतने आनन फानन में पाकिस्तान ने दिया तो है, क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्या लोगों को राहत मिल पाएगी महंगाई से या बाकी चीजों से, तो वो अभी आने वाले दिनों में साफ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक आंदोलन और लोगों का जो गुस्सा है वो ठंडा नहीं हुआ है। पीओके की प्रोटेस्ट पर भारत को नजर बनाकर क्यों रखनी चाहिए? नजर इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि अगर हम पिछले अनुच्छेद 370 हटने के बाद देखें तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से ये बार बार कहा गया है, चाहे प्रधानमंत्री के स्तर पर हो, रक्षा मंत्री के स्तर पर हो, विदेश मंत्री ने आज ही बयान दिया है कि पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग है, उसको हासिल करते रहेंगे। आपको याद होगा गृह मंत्री ने संसद में ये बोला था कि जान देंगे लेकिन पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को वापस लाएंगे। तो एक तो सरकार का एक ये मैनिफेस्टो है और कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को किस तरह से जो है वापस लिया जाए। अगर बिना युद्ध के या बिना किसी हमले के उस चीज को भारत सरकार हासिल कर पाती है तो कहीं ना कहीं वो भारत की बड़ी जीत होगी। और अगर उसमें पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की इच्छा हो तो जाहिर है वो तो और भी आसान हो जाएगा। तो यही कारण है कि भारत चाहता है कि हमारी क्लेम है पीओके पर, इसीलिए और हमारा हक भी बनता है उस वहां की गतिविधियों पर नजर रखना। पीओके की चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और अब चलते हैं रूस की सत्ता में बड़े फेरबदल की खबर आ रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु को उनके पद से हटा दिया है। रूसी सत्ता प्रतिष्ठान के केंद्र क्रेमलिन ने 11 मई को इसका ऐलान किया। शोइगु को सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशियन फेडरेशन का सेक्रेटरी बनाया गया है। एससीआरएफ रूस की सबसे ताकतवर सरकारी संस्था है, नेशनल सिक्योरिटी जैसे मसलों पर फैसले लेती है। रूस के राष्ट्रपति एससीआरएफ के मुखिया होते हैं। शोइगु को एससीआरएफ में निकोलाई पेत्रूशेव की जगह नियुक्त किया गया है। एक समय तक पेत्रूशेव को रूस का दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता था। फिलहाल वो नई नियुक्ति के इंतजार में है, उनके नए पद की घोषणा नहीं हुई है। जहां तक शोइगु की बात है, वो पेशे से इंजीनियर थे। 1990 के दशक में बोरिस येल्त्सिन के करीब आए। येल्त्सिन सोवियत संघ के विघटन के बाद बने रशियन फेडरेशन के पहले राष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल में शोइगु को इमरजेंसी सिचुएशन डिपार्टमेंट मिला। 1999 में वो यूनिटी पार्टी के अध्यक्ष बने। ये पार्टी रूसी उद्योगपति बोरिस बेरेजोस्की ने बनाई थी। इसने 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन को समर्थन दिया था। पुतिन वो चुनाव जीत गए, मगर राष्ट्रपति बनने के कुछ समय के भीतर पुतिन और बेरेजोस्की में अनबन हो गई। बेरेजोस्की को रूस छोड़कर जाना पड़ा। 2013 में लंदन में बाथरूम के अंदर उनकी लाश मिली। मौत से पहले कई दफ़ा उनकी हत्या की कोशिश भी हुई थी। खैर, हम शोइगु की तरफ लौटते हैं। यूनिटी पार्टी का 2001 में यूनाइटेड रशिया में विलय हो गया। 2012 के चुनाव में पुतिन इसी पार्टी के टिकट पर राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे। शोइगु यूनाइटेड रशिया के फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहे। इस दौरान उन्होंने पुतिन की इमेज बनाने में मदद की। 2008 में पुतिन की 2 कार्यकाल की लिमिट पूरी हो गई, फिर वो प्रधानमंत्री बन गए। अपने वफादार दमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनवा दिया। जब 2012 में पुतिन राष्ट्रपति बनकर आए, उन्होंने शोइगु को अपना डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। शोइगु ने कभी फौज में काम नहीं किया था, उनकी नियुक्ति अप्रत्याशित थी। कहा गया कि पुतिन फौज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसलिए अपने करीबी को डिफेंस मिनिस्ट्री में लेकर आए हैं। कालांतर में
ये सच साबित हुआ। 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जे का आदेश दिया, फिर फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ जंग शुरू की। पूरे समय शोइगु पुतिन के रबर स्टैम्प की तरह काम करते रहे, मगर जून 2023 में कहानी पलट गई। तब प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने विद्रोह कर दिया। प्रिगोजिन ने 2 लोगों को निशाने पर लेने की बात कही। एक थे आर्मी चीफ वलेरी गेरासिमोव और दूसरे थे डिफेंस मिनिस्टर शोइगु। प्रिगोजिन की एक मांग ये भी थी कि शोइगु तुरंत इस्तीफा दें, हालांकि 24 घंटे के अंदर विद्रोह थम गया। प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को वापस बुला लिया। माना जा रहा था कि वो एपिसोड शोइगु का वर्चस्व खत्म कर देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो पुतिन के साथ मीटिंग्स में नजर आते रहे और अगस्त 2023 में एक प्लेन दुर्घटना में प्रिगोजिन की मौत हो गई। पुतिन ने उसकी मौत पर कहा वो अच्छा आदमी था, मगर उसने जीवन में कुछ बड़ी गलतियां भी की। इसके बाद आरोप लगे कि पुतिन के आदेश पर प्रिगोजिन की हत्या हुई है। रूस ने इन आरोपों को नकार दिया था। तो शोइगु को अभी क्यों हटाया गया? 7 मई 2024 को व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इसके बाद पुरानी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा, फिर नई कैबिनेट का गठन हुआ। शोइगु इकलौते मंत्री हैं जिनको नई कैबिनेट में कंटिन्यू नहीं किया गया। उनको हटाने की 2 वजहें बताई जा रही हैं। नंबर 1, अप्रैल 2024 में शोइगु के डेप्यूटी तिमोर इवानोव को गिरफ्तार किया गया था भ्रष्टाचार के आरोप में। तभी से अंदेशा लगाया जा रहा था कि शोइगु को कैबिनेट से हटाया जा सकता है। नंबर 2, पुतिन ने शोइगु की जगह आंद्रे बेलूसोव को डिफेंस मिनिस्टर बनाने का प्रस्ताव दिया है। बेलूसोव अर्थशास्त्री हैं, लंबे समय से आर्थिक मसलों पर पुतिन को सलाह देते रहे हैं। इस वक्त पुतिन यूक्रेन के साथ जंग में उलझे हुए हैं। रूस के बजट का एक बड़ा हिस्सा फौज पर खर्च हो रहा है, इसलिए वो ऐसे व्यक्ति को डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहते हैं जो अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर चल सके। बेलूसोव की नियुक्ति पर फाइनल मुहर फेडरेशन काउंसिल में लगेगी। ये रूस की संसद का ऊपरी सदन है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।